जाके सबके साथ बैठ के नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। कतर की मध्यस्थता में इजराइल हमास ने संघर्ष विराम पर जताई सहमति। समझौते के तहत हमास अपने कब्जे से 50 बंधकों को करेगा रिहा। इजरायली जेल से भी होगी फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई। कल कुछ बंधकों को हमास कर सकता है रिहा। इजरायली संसद ने बंधकों की रिहाई के लिए संघर्ष विराम के प्रस्ताव को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, हमास के आतंकियों के खात्मे तक जारी रहेगी लड़ाई। गाजा के कई हिस्सों में इजरायली सैनिकों की कार्रवाई बुधवार को भी रही जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल फलस्तीन मुद्दे का स्थायी समाधान बताया जरूरी। संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई का किया स्वागत। कूटनीति और बातचीत से भू राजनीतिक तनावों को दूर करने को बताया एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत करने के लिए सोशल इंपैक्ट फंड स्थापित करने का किया प्रस्ताव। भारत की ओर से $25 मिलियन की प्रारंभिक राशि की घोषणा। उत्तर कोरिया ने सैन्य जासूसी उपग्रह को कक्षा में किया स्थापित। दक्षिण कोरिया ने प्योंगयांग के साथ 2018 में हुए सैन्य समझौते को किया निलंबित। जापान अमेरिका ने तानाशाह की हरकत को क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए बताया खतरा। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। इजराइल और हमास के बीच पिछले काफी दिनों से चल रहे युद्ध के बीच अब एक अच्छी खबर सामने आई है। कतर की मध्यस्थता में इजराइल और हमास 4 दिन के युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। अभी तक आ रही खबरों के अनुसार ये युद्ध विराम कल सवेरे से शुरू होगा और इसके बदले हमास इजराइल के 50 बंधकों को छोड़ेगा। हालांकि सीज फायर शुरू होने से पहले तक दोनों पक्षों में भीषण लड़ाई जारी थी। ही इजराइल और हमास के बीच 4 दिन के संघर्ष विराम समझौते को अंतिम रूप दिया जा चुका है, लेकिन संघर्ष विराम लागू होने से पहले गाजा में आतंकियों के खिलाफ इजरायली हमले की तीव्रता में कोई कमी नहीं दिख रही है। आईडीएफ के सैनिकों ने उत्तरी गाजा के कई हिस्सों में जमकर गोले बरसाए। बुधवार की सुबह गाजा में हुए भीषण हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखा, जबकि शहर के अंदर मौजूद इमारतों पर हुई बमबारी के दौरान कई विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी। इजराइल की सेना ने दोनों देशों की सीमा पर स्थित गांवों की गलियों में गोलीबारी की फुटेज जारी करते हुए हवाई हमले का दावा किया। वीडियो से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अब भी इजरायली पीएम आतंकियों के खात्मे को लेकर किए गए अपने दावे पर अडिग हैं। इस सब के बीच कतर की मध्यस्थता में हुए इजराइल और हमास के बीच अस्थायी संघर्ष विराम समझौते की पुष्टि हो चुकी है। इस बीच मीडिया में आ रही खबरों में कहा जा रहा है कि इजराइल रक्षा बलों ने दक्षिणी गाजा पट्टी स्थित शहर खान यूनिस में 4 घंटे का युद्ध विराम लागू किया। आईडीएफ प्रवक्ता के मुताबिक मानवीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए खान यूनिस के इलाकों में युद्धक कार्रवाइयों को कुछ देर के लिए रोकने के साथ मानवीय गलियारा भी खोला गया। इस बीच मिस्र के सरकारी मीडिया ने कुछ बंधकों की रिहाई के लिए दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम के गुरुवार सवेरे से शुरू होने की पुष्टि की है। खबरों के मुताबिक इस दौरान बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। समझौते के तहत 7 अक्टूबर से गाजा में हमास और अन्य समूहों द्वारा बंधक बनाई गई 50 महिलाओं और बच्चों को रिहा किया जाना है। कतर और अमेरिका की मध्यस्थता में हुए समझौतों के मुताबिक रिहा होने वालों में 3 अमेरिकी नागरिक भी होंगे, जिनमें 4 साल की एक बच्ची भी शामिल है। समझौते के तहत पहली रिहाई गुरुवार तक होने की संभावना है।
उधर हमास ने दावा किया है कि इजराइल अपने जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिसमें सभी महिलाएं और बच्चे भी शामिल होंगे। इसके साथ ही वह रोजाना सैकड़ों ट्रकों को मिस्र के साथ लगने वाली राफा सीमा पार करने की अनुमति देगा, जिससे गाजा में फिलिस्तीनियों को मानवीय आपूर्ति प्रदान की जाएगी। समझौते के मुताबिक इजरायली सेना युद्ध विराम के दौरान गाजा में सैन्य वाहन नहीं लाएगी, ना ही किसी को हिरासत में लेने की कोशिश करेगी। इस बीच नेतन्याहू सरकार ने कहा कि प्रत्येक 10 अतिरिक्त बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम को एक दिन के लिए बढ़ाया जाएगा। मंगलवार देर रात तक चली युद्ध कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि संघर्ष विराम समाप्त होने के बाद इजराइल हमास के खिलाफ अपना आक्रामक अभियान फिर से शुरू करेगा, जब तक कि हमास का पूरी तरह सफाया ना हो जाए। हम एक कठिन निर्णय का सामना कर रहे हैं, लेकिन यह सही निर्णय है। सभी सुरक्षा कारक इसका पूरी तरह से समर्थन करते हैं। हमने अपने पूर्ण पेशेवर मूल्यांकन में स्पष्ट किया कि युद्ध विराम के दिनों के दौरान हमारे बलों की सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। बंधकों की रिहाई में एक और पेच फंसता दिख रहा है, क्योंकि समझौते के तहत फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के खिलाफ इजराइल की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में नेतन्याहू सरकार से फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को रोकने की मांग की गई है। दरअसल इजराइल और हमास के बीच संघर्ष 7 अक्टूबर को तब भड़का था जब हमास के आतंकवादियों ने सीमा पार से दक्षिणी इजराइल में रॉकेट दागा था, जिसमें कम से कम 1200 लोगों के मारे जाने और करीब 240 अन्य के अपहरण की पुष्टि हुई थी। इस सबके बीच G20 वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में असुरक्षा और अस्थिरता हम सभी के लिए चिंता का विषय है। पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ को एक बार फिर बुलंद किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद, इजराइल हमास युद्ध समेत कई मुद्दों पर G20 के सभी सदस्य देशों का ध्यान केंद्रित किया। विश्व में बदले हालात, खासतौर पर पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की स्थिति पर प्रधानमंत्री ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार नहीं, साथ ही मानवीय संकट भी निंदनीय है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया से संबंधित 7 बिंदु बताए जिन पर G20 देशों के बीच सहमति बनी है। G20 में कई विषयों पर सहमति है। पहला, हम सब आतंकवाद और हिंसा की कठोर निंदा करते हैं। देयर इज जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। दूसरा, मासूम और निर्दोष लोगों, खासकर बच्चों और महिलाओं की मौत स्वीकार्य नहीं है। तीसरा, मानवीय सहायता जल्द से जल्द इफेक्टिवली और सेफली पहुंचाई जाए। चौथा, ह्यूमैनिटेरियन पॉज, इस पर बनी सहमति और हॉस्टेजेस की रिहाई के समाचार का स्वागत है। पांचवा, इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दे को इसका 2 स्टेट सॉल्यूशन द्वारा स्थायी समाधान जरूरी है। छठा, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की बहाली आवश्यकता है। और सातवां, कूटनीति और बातचीत ही भू राजनीतिक तनावों को दूर करने का एकमात्र रास्ता है। इसमें G20 हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 ट्रॉइका के 3 देशों की साझा प्रतिबद्धताओं के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि इसमें खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा के अलावा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे विषय शामिल हैं। हम फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देंगे। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स और ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार की तरफ जरूर बढ़ेंगे। क्लाइमेट एक्शन के साथ साथ जस्ट, इजी एंड अफोर्डेबल क्लाइमेट फाइनेंस भी सुनिश्चित करवाएंगे। डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ट्रांसपेरेंट ढंग से कदम उठाए जाएंगे। ट्रॉइका के सदस्य के रूप में हमारी साझा प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने के लिए
हमारे दृढ़ संकल्प को मैं दोहराता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। Indian Renewable Energy Development Agency Limited, a Government of India enterprise, launches an initial public offering of up to 671,941,177 equity shares of face value of 10 rupees each through the book building process with a price band of 30 rupees to 32 rupees per equity share. Bid issue opens on November 21 and closes on November 23, 2023. For risk factors and more details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, BRLM, stock exchanges and the company. आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे, गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद दो बड़ी खबरें आज हुई हैं। एक तो इजराइल और हमास का जो संघर्ष है उसमें संघर्ष विराम की घोषणा हुई है। दूसरी G20 सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया है और उन्होंने इजराइल हमास का जो संघर्ष है उसके परिप्रेक्ष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। तो हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कुछ ही दिनों पहले इजराइल से लौट के आए हैं। उन्होंने अपनी आंखों से वहाँ पर इस संघर्ष को देखा है, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। अमृतपाल, सबसे पहला सवाल तो ये है कि आज जो ये संघर्ष विराम की घोषणा हुई है, जिसके लिए इजराइल और हमास के बीच में सहमति बन गई है कतर की मध्यस्थता में, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं और इसके बाद क्या कुछ होने वाला है? देखिए, बहुत लंबे समय से ये नेगोशिएशंस चल रही थी। एक इंटरनेशनल प्रेशर भी था इजराइल पर, और उनके क्योंकि हॉस्टेजेस थे तो वहाँ बेंजामिन नेतन्याहू पर इंटरनल प्रेशर भी, क्योंकि फैमिलीज हॉस्टेजेस की उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री के बाहर आके टेंट लगा के बैठ गई थी और बोल रही थी कि जब तक हमारे घर वाले वापस नहीं आप लाएंगे हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो फाइनली ये मध्यस्थता जो कतर और अमेरिका के थ्रू हुई वो सिरे चढ़ी और ये डिसाइड हुआ कि 50 हॉस्टेजेस को इनिशियल स्टेज पे छोड़ा जाएगा। एक टेम्परेरी सीज फायर की जाएगी 4 या 5 दिन की, जहां ये हॉस्टेजेस को छोड़ने के दौरान 6 घंटे का पॉज दिया जाएगा। सर्वेलेंस में भी इजराइल अपने हवाई सर्वेलेंस जो करता है वो रोकेगा और टारगेट सेट करने बंद करेगा। अपनी एरियल बॉम्बिंग या कोई भी आर्टिलरी फायर नहीं करेगा। पर ये टेम्परेरी है। दोनों साइड्स ने कहा है कि ये टेम्परेरी है। अभी प्रिजनर लिस्ट एक्सचेंज हो रही हैं, आइडेंटिफाई होगा तो कुछ देर में हम देखेंगे कि प्रिजनर्स को रिलीज करने का जारी किया जाएगा प्रोसेस। और वहीं एग्रीमेंट के तहत इजराइल भी उनके जो फलस्तीनी गिरफ्तार किए हुए हैं प्रिजनर्स हैं, जिसमें ज्यादातर विमेन और बच्चों को छोड़ा जाएगा और अंडर 19 की एज के जो प्रिजनर्स हैं उन्हीं को छोड़ा जाएगा। तो वो उसका नंबर अभी कंफर्म इजराइल साइड ने नहीं किया है एग्जैक्ट नंबर, पर ये कहा जा रहा है कि अराउंड 150 से 300 के बीच में प्रिजनर्स को छोड़ने की बात है, पर 50 जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ने की बात है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। और वहीं दोनों साइड्स ने कहा है कि इजराइल ने ये शर्त रखी है कि अगर वो और हॉस्टेजेस छोड़ते हैं, अगर 10 हॉस्टेजेस पर डे छोड़ते हैं
तो ये विराम उतनी दिन एक्सटेंड किया जाएगा। अब देखना होगा कि पहले फेज की जो हॉस्टेज रिलीज है वो कैसे जाती है, क्या दोनों साइड्स अपनी कमिटमेंट रखते हैं और ये प्रोसेस जारी रहता है। दूसरा ये भी इसका एक अहम हिस्सा है कि जो एड है वो लगातार अंदर जाएगी और जिसमें फ्यूल इंक्लूड किया जाएगा। अभी तक वो फ्यूल अंदर नहीं जाने दे रहे थे तो इजराइल, तो अब ये एग्रीमेंट हुआ है, तो अपने आप में ये बहुत अच्छी खबर है जिसका पूरी दुनिया में स्वागत हुआ है। ठीक है, ठीक है अमृतपाल, इसके साथ ही साथ आज G20 की जो वर्चुअल मीटिंग हुई है उसको भी आप कवर कर रहे थे। अभी विदेश मंत्रालय की जो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ पर भी आप मौजूद थे। भारत की ओर से काफ़ी साफ शब्दों में इस बैठक में, और वो भी भारत के प्रधानमंत्री की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, उन्होंने इजराइल फ़लस्तीन का नाम लिया, उन्होंने आतंकवाद की निंदा की, उन्होंने साथ ही साथ जो इस तरह के संघर्षों में जो मानवता का हनन होता है, महिलाओं पर, बच्चों पर अत्याचार होते हैं, उसकी उन्होंने बात की। उन्होंने इजराइल फ़लस्तीन को लेकर के 2 स्टेट नेशन थ्योरी की बात की, उन्होंने बातचीत और डिप्लोमेसी की बात की। तो भारत की जो ये खुल के आवाज़ है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज की डिस्कशन अंडरस्टैंडेबली, क्योंकि वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच में, मतलब जब वो चल रहा है, अपने अरूज पर है, तो स्वाभाविक था कि ये इशू वहाँ आता। और प्रधानमंत्री ने जब अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दिए, सुबह भी जब, दोपहर शाम में भी जब ओपनिंग रिमार्क्स भी दिए थे, तो इस पर बात की थी। भारत का कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है कि भारत टेररिज्म कंडेम करता है। प्रधानमंत्री ने तो आज इतना तक कह डाला कि 0 टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, इस पर ये हमारा स्टैंड है और इस पर दुनिया भर में इस पर आम सहमति है। दूसरा कि जो सिविलियंस की डेथ है, खास करके विमेन और चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों की जो है वो बड़ा डीप कंसर्न है, और भारत कहता है कि आप ह्यूमैनिटेरियन पॉजेस कीजिए और ये देखिए कि सिविलियन डेथ्स खास करके विमेन और चिल्ड्रन की नहीं होनी चाहिए। दूसरी भारत ने जैसे रशिया यूक्रेन में भी वो लिया था स्टैंड के डायलॉग और डिप्लोमेसी, कूटनीति के थ्रू बात होनी चाहिए। तो वही भारत ने आज भी स्टैंड लिया G20 वर्चुअल लीडर समिट पर, एक कूटनीति के थ्रू इसको रिजॉल्व करना चाहिए और पॉलिटिकल रेजोल्यूशन होना चाहिए, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन होना चाहिए इस समस्या का। तो क्लियर था कि 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो भारत एडवोकेट करता है, और वही प्रधानमंत्री ने आज ये वर्चुअल लीडर समिट पर ये स्टैंड लिया। शुक्रिया, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल सिंह, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय खबरें अभी और भी हैं और उत्तर कोरिया से जुड़ी हुई एक सनसनीखेज खबर आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Indian Renewable Energy Development Agency Limited, a Government of India enterprise, launches an initial public offering of up to 671,941,177 equity shares of face value of 10 rupees each through the book building process with a price band of 30 rupees to 32 rupees per equity share. Bid issue opens on November 21 and closes on November 23, 2023. For risk factors and more details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, BRLM, stock exchanges and the company. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री मोदी के G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन के संबोधन के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। जयशंकर ने वर्चुअल G20 सम्मेलन को महत्वपूर्ण बताते हुए बैठक में पश्चिम एशिया के विषय पर हुई चर्चा को साझा किया। Virtual G20 summit we believe is very significant because it is also the first gathering of world leaders after the outbreak of conflict in West Asia. As I said, many leaders spoke about it, and what we heard really were condemnation of terrorism, expression of deep concern over the loss of civilian lives, calls for extending timely and adequate humanitarian assistance, not allowing the conflict to spread, and to find a long-term solution for the Palestine issue.
और वहीं G20 की वर्चुअल बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि इस बैठक में क्लाइमेट फाइनेंस के मुद्दे को सभी देशों द्वारा उठाया गया। उन्होंने कहा कि सभी सदस्य देशों ने इस मुद्दे पर आगामी COP28 की बैठक में भी चर्चा करने पर सहमति जताई। Timely and adequate mobilization of climate finance has also remained high on our agenda during our presidency. Today we heard a lot of members talking about this and how important this will be. Climate finance has been emphasized in terms of new collective quantified goals that we have to arrive by 2024. There was frequent reference by all the members talking about next we meet at COP28. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा के मसले पर हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत अमेरिका सुरक्षा सहयोग पर हालिया चर्चा के दौरान अमेरिका ने संगठित अपराधियों, आतंकवादियों और अन्य लोगों के बीच सांठगांठ से संबंधित कुछ जानकारी साझा की है। ये इनपुट दोनों देशों के लिए चिंता का कारण है और उन्होंने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि भारत ऐसे इनपुट्स को गंभीरता से लेता है क्योंकि ये हमारे अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर भी प्रभाव डालता है और संबंधित विभाग इन इनपुट्स की जांच कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक। Indian Renewable Energy Development Agency Limited, a Government of India enterprise, launches an initial public offering of up to 671,941,177 equity shares of face value of 10 rupees each through the book building process with a price band of 30 rupees to 32 rupees per equity share. Bid issue opens on November 21 and closes on November 23, 2023. For risk factors and more details, please refer to the RHP available on the websites of SEBI, BRLM, stock exchanges and the company. साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। उत्तर कोरिया ने दावा किया है कि उसने एक सैन्य जासूसी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया और उपग्रह ने सबसे पहली तस्वीर भेजी एक अमेरिकी युद्धपोत की। किम जोंग के देश की इस घोषणा के बाद कोरियाई प्रायद्वीप में खलबली मच गई। जापान और दक्षिण कोरिया ने इसकी कड़ी निंदा की, तो वहीं अमेरिका अभी इस स्थिति का आकलन कर रहा है। पिछले कई महीनों से उत्तर कोरिया की हरकतों की वजह से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोरियाई प्रायद्वीप में ताजा तनाव उभरा है। उत्तर कोरिया द्वारा एक सैन्य जासूसी उपग्रह मल्लीगयोंग-1 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करने के दावे के बाद उत्तर कोरिया की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उसके नेता किम जोंग उन ने उपग्रह के इस प्रक्षेपण का निरीक्षण किया। बयान के मुताबिक तानाशाह किम जोंग उन भविष्य में ऐसे ही अधिक जासूसी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहे हैं। उत्तर कोरियाई अधिकारियों के दावे ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के खेमे को चिंता में डाल दिया। जासूसी उपग्रह का प्रक्षेपण का मकसद सैटेलाइट के जरिए अपने दुश्मन देशों की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखते हुए उसके अनुसार खुद को तैयार करना है। हुआ भी ठीक ऐसा ही। उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के बाद सैटेलाइट ने सबसे पहले तस्वीर जो भेजी वो अमेरिकी युद्धपोत की थी, जिसे अमेरिका ने एक दिन पहले ही दक्षिण कोरिया में तैनात किया था। हालांकि उत्तर कोरिया के दावे का अभी तक किसी और एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है। उधर उत्तर कोरिया की हरकत के बाद पूरे प्रायद्वीप में खलबली मच गई। आनन फानन में जापान ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी कर दी, जिससे कुछ देर के लिए ओकिनावा प्रांत के लोग चिंतित दिखाई दिए, लेकिन देर रात ये चेतावनी वापस ले ली गई। ऐसा ही हाल दक्षिण कोरियाई राजधानी सियोल में भी दिखा। हालांकि प्रक्षेपण की सबसे पहले सूचना देने वाले दक्षिण कोरिया और जापान के अधिकारियों ने तत्काल इसकी पुष्टि नहीं की। पेंटागन ने भी उत्तर कोरियाई दावे का आकलन कर आगे की कार्रवाई करने की घोषणा की। जापान ने प्रक्षेपण की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उत्तर कोरिया के समक्ष विरोध दर्ज कराया। भले ही उद्देश्य एक उपग्रह लॉन्च करना है, बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक का उपयोग प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है जो हमारे लोगों की सुरक्षा के लिहाज से चिंता पैदा करने वाला है।
तानाशाह के अप्रत्याशित कदम के बाद दक्षिण कोरिया ने 2018 में प्योंगयांग के साथ हस्ताक्षरित सैन्य समझौते के एक हिस्से को निलंबित कर दिया। जब तक उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच आपसी विश्वास बहाल नहीं हो जाता, हम सैन्य समझौते की प्रभावशीलता को आंशिक रूप से निलंबित करने पर विचार कर रहे हैं। यह जरूरी उपाय है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम रक्षा कार्रवाई है। दरअसल दोनों देशों के बीच 2018 शिखर सम्मेलन के दौरान एक सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसका मकसद प्रायद्वीप में तनाव को कम करना था। शिखर सम्मेलन के दौरान इस बात पर भी सहमति बनी थी कि दोनों पक्ष बफर जोन स्थापित कर लाइव फायर ड्रिल को निलंबित करेंगे। नो फ्लाई जोन देशों को अलग करने वाले डीमिलिटराइज्ड जोन से कुछ गार्ड पोस्ट हटाने के साथ हॉटलाइन के जरिए संवाद बनाए रखे जाने पर भी सहमत बनी थी, लेकिन तानाशाह की हरकतों की वजह से यह समझौता सीमित रूप से ही लागू हो पाया। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए रणनीति बनाने के लिए 30 नवंबर से यूएई में COP28 की महत्वपूर्ण बैठक होगी। संयुक्त अरब अमीरात ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सम्मेलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए यूएई ने सम्मेलन से पहले सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन किया है। साथ ही यूएई कई अन्य कदम भी उठा रहा है। असमय बाढ़, धू धू होकर जलते जंगल, तूफान की तबाही, भूकंप के झटके जैसी प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं की खबरें हम अक्सर सुनते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस सदी में पृथ्वी के तापमान में संभवतः 2.9 सेल्सियस की वृद्धि आ सकती है। यह रिपोर्ट तब आई है जब दुनिया भर के नेता एक बार फिर धरती को बचाने के लिए COP की बैठक में शामिल होने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि साल 2023 में COP28 की बैठक 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक होगी। ऐसे में मेजबान देश यूएई जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के प्रयासों में जुटा हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात ने आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन किया। 2 गीगावाट का ये अल धफरा सोलर फोटो वोल्ट पावर प्रोजेक्ट अबू धाबी शहर से 35 किलोमीटर दूर है। ये प्लांट करीब 2 लाख घरों को बिजली देने का उत्पादन कर सकता है। इससे सालाना 2.4 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। अल धफरा सोलर पीवी का उद्घाटन यूएई के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्लांट में करीब 4 मिलियन सौर पैनलों का उपयोग किया गया है। यूएई में सौर ऊर्जा से चलने वाला हरित हाइड्रोजन उत्पादन में प्रगति प्रदर्शित कर रहा है। यूएई में इस परियोजना को 2 साल पहले लॉन्च किया गया था। मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम सोलर पार्क स्थायी ऊर्जा समाधानों में यूएई के अनोखे योगदान को दिखाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। साल, बरस और सदी नहीं,